Happy Teachers Day to all future teachers. Welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. आज हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिवाइसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो सबसे पहले क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है डैश यू वर्क हार्डर यू विल फेल। ठीक है, अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या आते हैं। इफ़ यू वर्क हार्डर यू विल फेल, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर आप हार्ड वर्क करें तो फेल हो जाए। वेदर यू वर्क हार्डर, वेदर से सेंटेंस नहीं बनता है क्योंकि वेदर के साथ हमेशा आप क्या लेते हो, और लेते हो। अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल, बिल्कुल। वट एवर यू वर्क हार्डर, तो ये हमें सही लग ही नहीं रहा, पढ़ते ही हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए अनलेस क्या है, अनलेस एक कंडीशन को प्रेजेंट करता है। ठीक है, और जब भी कभी आप अनलेस के साथ में सेंटेंस बनाते हो तो जिस सेंटेंस में अनलेस आया है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव फ्रेम होना चाहिए। कॉमा के बाद जो दूसरा सेंटेंस उसमें जुड़ता है वो कैसा हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो सेंटेंस कोई फ्यूचर टेंस के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है सेकेंड ग्रेड स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए 2014 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर इज कॉल्ड लिंकिंग डिवाइसेस, जो लिंक कर रहा है, और उसी का एक और नाम जो हमें अलग अलग ग्रामेरियंस देते हैं दैट इज कंजंक्शन, यानी कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये भी 2014 के स्कूल टीचिंग एग्जामिनेशन ग्रेड 2 का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे वो क्या है, स्टूडेंट्स डैश डू नॉट प्ले गेम्स डू नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ। ठीक है, तो गेम्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जो बच्चे गेम्स खेलते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, और जो गेम नहीं खेलते, तो यहाँ पर हम किसके लिए बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी में तो हम बोल देते हैं वो स्टूडेंट्स जो, अब इंग्लिश में हम कौन सा यहाँ पे वर्ड काम में लेंगे, कौन सा कंजंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन आप चूज कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, यानी स्टूडेंट्स क्या है, ह्यूमंस है, पर्सन है, उसके लिए हम क्या चूज करेंगे, हु। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हु क्या है, हु देखिए एक चीज और है जिसकी वजह से हमने हु को सेलेक्ट किया है। एलिमिनेट करते जाएंगे आपको अपना सही आंसर मिल जाएगा। सब्जेक्टिव केस में लिखा है हु, ठीक है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी कौन सा है, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए जो हम काम में लेंगे वो क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। हुम क्या है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हम हुम को काम में नहीं लेंगे। दैट हम कब काम में लेते हैं, दैट को हम काम में लेते हैं जब लिखा हो सच, फिर कोई नाउन लिखा हो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ नाउन लिखा हो, द सेम नाउन लिखा हो, फिर उसके बाद हम लिखते हैं दैट, या फिर कोई अगर ऐसा प्रोनाउन आता है जिसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं तो भी हम काम में लेते हैं दैट, इसलिए दैट नहीं आएगा। विच हम कब काम में लेते हैं, जब भी कभी हम इनएनिमेट थिंग्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, या फिर हम एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, या फिर इन्फेंट की बात करते हैं, तब हम विच काम में लेते हैं, इसलिए हमने विच को भी एलिमिनेट कर दिया। तो आपके पास सही ऑप्शन क्या बचा अभी, हु। देखिए जब आप कभी इस तरह से एलिमिनेट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने आंसर्स पर कॉन्फिडेंस भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई कांट रीड स्मॉल प्रिंट्स, मैं छोटे प्रिंट्स नहीं पढ़ सकती, सो अब आगे पढ़ते हैं, डैश आई वॉन्ट टू गेट माई आईज टेस्टेड, मैं छोटे प्रिंट्स नहीं पढ़ सकती, ये रीज़न दे दिया है ना। अब उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बट नहीं करते, दैट नहीं करते, दो नहीं करते, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसलिए मैं छोटे प्रिंट्स नहीं पढ़ सकती, इसलिए मुझे मेरी आईज टेस्ट करानी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आई कांट रीड स्मॉल प्रिंट्स देयरफॉर आई वॉन्ट टू गेट माई आईज टेस्टेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द लिटिल बॉय ग्रू अप डैश ही बिकेम अ ग्रेट मैन डैश द होल वर्ल्ड हर्ड अबाउट हिम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस पेयर में दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर 2 बार आपको डैश लिखा हुआ मिला है, तो अब दोनों बार या तो लिख के दोनों ऑप्शंस को रख के पढ़ें, और नहीं तो आप इसको एक बार में फ्रेम कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे इसको करना चाहते हैं। द लिटिल बॉय ग्रू अप एंड ही बिकेम अ ग्रेट मैन एंड द होल वर्ल्ड हर्ड अबाउट हिम, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। देखिए थ्रू सही ऑप्शन नहीं बैठ रहा, बट कहीं ना कहीं आपको कॉन्ट्राडिक्शन को देता है। तो जब बच्चा बड़ा हुआ और वो एक ग्रेट आदमी बन गया और सब लोग उसे पहचानने लगे, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन कुछ है ही नहीं। अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसलिए ये चूज़ नहीं कर सकते हम। बचा क्या आपके पास, एंड एंड एंड। ठीक है, तो आप कई बार अपने ऑप्शंस को
या तो एक एक ऑप्शन को प्रेजेंट करके देखें, नहीं तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा आप उसके अंदर रीज़न लगा के देखें ऐसा क्यों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर पे, द न्यूज़ डैश इज रिटायरिंग इज फॉल्स। अब ये न्यूज़ के बारे में बात कर रहा है, खाली न्यूज़ लिखा होता तो हम विच लिख सकते थे, पर यहाँ पर क्या लिखा है, द न्यूज़, वो न्यूज़ की। अब वैसे भी आपको पता है कि जब हम की बात करते हैं तो इंग्लिश के हिसाब से हम उसमें क्या लिखते हैं, दैट। जब भी आप नरेशन पढ़ते हैं ना, रिपोर्टेड स्पीच, तब भी तो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हो, दैट, राइट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, विच नहीं बैठ रहा क्योंकि हमने आगे द लगाया है, और दूसरी चीज़ की को शो करता है, जो नहीं शो करता। वेयर, तो ये किसके लिए होगा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम आ जाएगा, सॉरी प्लेस आ जाएगा। व्हेन क्या हो जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम आ जाएगा। तो ऐसे आप अगर एलिमिनेट करते जाएंगे तो आप सही आंसर पर डेफिनेटली पहुंचेंगे विथ कॉन्फिडेंस। 7th क्वेश्चन देखिए आप, टेक दिस एंड गिव दैट। ये लो और वो दे दो, ये तो हम जनरली बोलते भी है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका सही ऑप्शन है बी, टेक दिस एंड गिव दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन वर्ड फॉर ऑल पॉसेसिव फॉर्म्स। अब आपको वो क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है, वो WH वर्ड ढूंढना है जो सारी की सारी पॉसेसिव फॉर्म्स में काम में आता है, सच दैट पॉसेसिव प्रोनाउंस में वो काम में आता होगा, पॉसेसिव नाउन्स के लिए वो काम में आता है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव्स के लिए भी काम में आता है। तो वो वर्ड कौन सा है, देखिए ये एक क्वेश्चन आया हुआ है टीचर्स एग्जामिनेशन ग्रेड 2 2011 में। ठीक है, वो वर्ड कौन सा है जो पॉसेसिव फॉर्म को शो करता है, वो वर्ड कौन सा है, हुज। ठीक है, व्हाट क्या है, क्या, whom क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, वेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, हुज क्या है, पॉसेसिव केस, हु, whom, whose, who सब्जेक्टिव केस, whom ऑब्जेक्टिव केस, और हुज क्या है, पॉसेसिव केस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी ग्रेड 2 का आया हुआ है और 2011 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है, ही हैड नो अदर क्लेम टू द पोस्ट डैश हर गुड लुक्स। आपको मैंने कंजंक्शन के वीडियोस में बताया था और छोटी सी हिंट भी मैंने आपको दी थी, अगर लिखा हो रादर, अदर, सूनर, तो इन सब के साथ में हम क्या लगाते हैं, देन। तो यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी, देन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन आ रहा है देन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ही हैड स्केर्सली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर डैश ही कॉन्ट्रैक्टेड अ बैड कोल्ड। अब जो सूनर, रादर और अदर के साथ था, वही मैंने आपको साथ के साथ 3 चीज़ें और लिखवाई थी, याद कीजिए, स्केर्सली, हार्डली, बेयरली। ये सारे के सारे LY वाले हैं, इसके साथ में आप क्या लगा देते हैं, व्हेन। तो देन और व्हेन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कहीं दिखता है स्केर्सली, हार्डली, बेयरली, LY LY LY, तो वहाँ पर आपको क्या चूज़ करना है, व्हेन। ठीक है, राइट। और कभी कभी आपको अगर सूनर, अदर, रादर, उसमें ये वाला देन और ये वाला देन दिया हो तो कंफ्यूज मत होना, सूनर, रादर, अदर कंपैरेटिव डिग्री जैसे लगते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम ये वाला देन काम में नहीं लेते, ये वाला देन काम में लेते हैं। तो ये छोटी छोटी सी हिंट्स हैं, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप चीज़ों में मास्टर हो जाएंगे, फिर आपको हिंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपको लेना है ऑप्शन ए, व्हेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनलेस एंड अनटिल आर एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ कंडीशन एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमें 2 चीज़ें क्या मिली हैं, एडवर्ब ऑफ, सॉरी, अनलेस और अनटिल। ये किस किस चीज़ के एडवर्ब्स हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था, अनलेस यू वर्क हार्डर, वो कैसा था, कंडीशन का था। तो ये चीज़ हमें क्लियर है कि अनलेस जो है वो कंडीशन के लिए आता है और अनटिल किसके लिए आता है, टाइम के लिए आता है। तो वी विल गो विद ऑप्शन बी, एडवर्ब ऑफ कंडीशन एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलकाता डैश टैगोर लिव्ड इज़ अ क्राउडेड सिटी। कोलकाता जहाँ टैगोर रहते थे, तो जहाँ क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑप्शन ए से, वेयर। और वैसे भी बाकी के ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके आप पढ़ के भी देखें तो वहाँ पर कहीं पे भी प्लेस वाला वर्ड नहीं मिल रहा। ठीक है, व्हेन टाइम के लिए आता है ना,
तो यहाँ पर प्लेस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर। कोलकाता वेयर टैगोर लिव्ड इज अ क्राउडेड सिटी। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गैगरिन वॉज द फर्स्ट पर्सन डैश वेंट राउंड द वर्ल्ड। सीधी सी बात है, पर्सन की बात कर ली इन्होंने, तो पर्सन के लिए यहाँ पे कौन सा आप काम में ले रहे हो, कंजंक्शन, या पर्सन के लिए आप कौन सा एक वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन काम में ले रहे हो, दैट इज हु। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी सही रहेगा, हु यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होटल डैश इज बिल्ट नियर माई कॉलेज इज मेंट फॉर द रिच। अब यहाँ पर किससे सेंटेंस बनना चाह रहा है, बनने वाला है सेंटेंस जो से, होटल जो की। ठीक है, अब होटल क्या है, होटल सिंपली बात है एक इनएनिमेट थिंग है, पर यहाँ पर हमको विच तो ऑप्शन में दे नहीं रखा। अब यहाँ पर से आप क्या चूज़ करोगे, व्हाट बिल्कुल नहीं, व्हेन और वेयर एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस है, तो आप चूज़ करोगे ऑप्शन सी, द होटल दैट इज बिल्ड नियर माई कॉलेज। ठीक है, द होटल दैट इज बिल्ड नियर माई कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश आई हैव नो मनी आई कैन नॉट बाय द बुक्स। क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं बुक्स नहीं खरीद सकती। अब क्योंकि को हम कैसे शो करते हैं, क्योंकि हम शो करते हैं बिकॉज से, पर बिकॉज हम सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं लगाते हैं जनरली, तो हम क्या लगा देंगे, सिंस, चूंकि, क्योंकि। आप बोलते हो ना ये, ठीक है। ऑल्दो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन को शो करता है, ऑल्दो ही इज़ पुअर, कॉमा फिर हम लिखते हैं ही इज़ ऑनेस्ट, ऐसे करके दो के साथ हम बट लगा देते हैं। अनलेस तो एक एडवर्ब ऑफ सॉरी ये शो करता है कंडीशन को, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है ये, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन सी, सिंस आई हैव नो मनी आई कैन नॉट बाय बुक्स। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है BSNL के जो एग्ज़ाम होते हैं जूनियर अकाउंटेंट 2015 का ये क्वेश्चन है। वी ऑलवेज अप्रिशिएट द पीपल डैश स्पीक द ट्रुथ। वी ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल डैश स्पीक द ट्रुथ। अब लोगों के लिए आप क्या काम में लेते हो, लोग हैं तो हम हु भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, अब पीपल की अगर हम बात करें, इसके आगे आर्टिकल द हमने लगाया हुआ है, तो हम लिखते हैं ना द सेम बुक, द पर्सन, द होटल। हमने लास्ट क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे आप दैट भी लिख सकते हो। अब जब दोनों सही है तो क्या चूज़ करेंगे, ऐसे मामले में आपको ध्यान से ऑप्शंस पढ़ने हैं, और ऑप्शन सी मिलता है ईदर, या तो आप ए भी काम में ले सकते हो या तो आप बी भी काम में ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इन केस अगर यहाँ पे दैट नहीं लिखा होता तो हम ए के साथ जाते, या हु नहीं लिखा होता तो हम दैट के साथ जाते। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, कभी भी जल्दबाजी में आपको आंसर टिक नहीं करने हैं। ऑलवेज धीरे धीरे तसल्ली से पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिर उसके सारे ऑप्शंस पढ़ो। ठीक है, कहीं ऑप्शन पे नज़र गई दैट और हमने दैट को टिक कर दिया, सही तो होगा, पर उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपको क्या मिला है, वो ऑप्शन जहाँ पे ए और बी दोनों लिखा होगा। इसलिए हैव पेशेंस और तसल्ली से सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश यू रन यू कैन नॉट कैच द बस। हाँ, अगर आप कोशिश करो तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। देखिए, छोटी सी चीज़ है जो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, आप एक बार सिर्फ पढ़ के देखिए। अनलेस इफ़ यू रन, इवन इफ़ यू रन, सो लॉन्ग एज इफ़ यू रन, प्रोवाइडेड इफ़ यू रन, है ना। तो जो चीज़ आपको लग रही है वही चीज़ आंसर में है। अनलेस के साथ आप इफ़ नहीं लगाते, सो लॉन्ग एज के साथ आप इफ़ नहीं लगा दे, प्रोवाइडेड के साथ आप इफ़ नहीं लगाते, आप इफ़ लगाते हो इवन के साथ। तो इसका सही ऑप्शन भी वही है जो आपको लग रहा था। बहुत बारी क्या होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में पेस्ट हो चुके होते हैं, रजिस्टर हो चुके होते हैं। उन सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम जब बोल के देखते हैं तो हमें खुद पता लग जाता है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। आपने कभी भी अनलेस इफ़ का स्ट्रक्चर ना सुना है, ना पढ़ा है, ना बोला है, और इसीलिए वो ऑप्शन में अगर दे भी दिया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हम नहीं बोलते। पर आपने बहुत बार इवन इफ़ को सुना भी है, पढ़ा भी है, बोला भी है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रजिस्टर हो चुका है। तो बहुत बारी ऐसा होता है जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की भी बात करते हैं या क्वेश्चंस की बात करते हैं ग्रामर में, तो आपकी रजिस्टर्ड मेमोरी काम में आती है। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है, लिसन टू डैश आई से।
लिसन टू, जो मैं बोल रहा हूँ। अब जो भी कुछ मैं बोलूँगी उसको मैं क्या बोलूँगी, व्हाट के साथ ही रिप्रेजेंट करूँगी। तो इसका सही सेंटेंस ऑप्शन हो जाएगा सी, लिसन टू व्हाट आई से। ठीक है। विच तो हम नहीं बोल सकते, ये इनएनिमेट थिंग नहीं है। दैट हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ना तो इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री लिखा है, ना द सेम लिखा है, ना इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा है। व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है तो ये भी नहीं होगा। लिसन टू, अब मैंने जो कुछ भी बोला है, मुझे पता नहीं है क्या बोला है, पर हम इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ते हैं। मैंने जो कुछ भी बोला है या जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, तुम उसको सुनो। तो जो कुछ भी, जब हमें अननोन है, वट एवर थिंग, हम ये तो बोलते हैं वट एवर यू से, विच एवर यू से, तो आप बोलते ही नहीं हो ना। विच कब काम में लेते हैं, जब हमको ऑप्शंस दिए होते हैं, है ना, चूज करने के लिए हम विच काम में लेते हैं। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सचिन इज द वेरी मैन, सचिन इज द वेरी मैन डैश ऑल द क्रिकेटर्स वांट टू फॉलो। ये BSNL जूनियर अकाउंटेंट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। सचिन इज द वेरी मैन whom all the cricketers want to follow। अब यहाँ पर who भी था, देखो that भी नहीं आएगा, what भी नहीं आएगा, ये आपको समझ में आ गया। अब कंफ्यूजन था तो who और whom में था। अब आपको लग रहा होगा कि मैम सेंटेंस के सब्जेक्ट में सचिन लिखा है तो हमको who चूज़ कर लेना चाहिए था, पर who चूज़ नहीं करेंगे। आप एक बार के लिए और समझो इस तरीके से, ऑल द क्रिकेटर्स वॉन्ट टू फॉलो, क्रिकेटर्स एक्शन कर रहे हैं फॉलो करने का। किसको फॉलो करने का, जिसको फॉलो करेंगे वो ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि एक्शन क्या कर रहे हैं, क्रिकेटर्स एक्शन कर रहे हैं। किसको फॉलो करेंगे, सचिन को फॉलो करेंगे। तो हम जनरली क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो सब्जेक्ट कौन बन गया, क्रिकेटर्स, एक्शन क्या किया उन्होंने, फॉलो करने का, वांट टू फॉलो, ये पूरा एक्शन हुआ। किसको, ये एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, सचिन पे हो रहा है। दैट इज वाई अब हम सचिन को किस पे लेकर के आए हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको दिमाग में क्लिक करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, फॉर द वर्क आई नीड सच अ पर्सन डैश शी इज। सच के साथ हम क्या लगाते हैं, हम सच के साथ दैट भी लगाते हैं, हम सच के साथ एज भी लगाते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सच अ पर्सन एज शी इज। एज क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, जैसी ये है। दैट अच्छा लगता सुनने में, पर हमको वही पर्सन थोड़ा ना मिल रहा है, हमको तो उसके जितनी एफिशिएंट पर्सन चाहिए काम करने के लिए। तो जब भी कभी हम लाइक की बात कर रहे हैं या फिर हम सिंपली कहें तो जब हम कंपेयर करने की बात कर रहे हैं तो हम क्या पिक करेंगे, एज। तो यहाँ से आपका सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ही इज डैश इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग दैट इज वाई ही कुड नॉट प्रोग्रेस। कुड नॉट प्रोग्रेस, देखो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में से आपको यहाँ से सारी चीज़ें नेगेटिव हटा देनी है। ठीक है, नॉट एंड एंड का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है कोरिलेटिव कंजंक्शन में। वेरी एंड बट का कोई पेयर नहीं बन रहा। तो करेक्ट पेयर कौन से बनते हैं, ईदर और बनता है, नीदर नॉर बनता है। बट क्योंकि सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस है अपना कुड नॉट प्रोग्रेस, नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो हम ईदर तो चूज कर ही नहीं सकते, इसलिए हमने ईदर और को भी हटा दिया। तो अब आपके पास बचा क्या, नीदर नॉर, यानी कि ऑप्शन डी। आप इसको रख के भी अपना सेंटेंस पढ़िए, ही इज नीदर इंटेलिजेंट, ही इज ना तो इंटेलिजेंट है नॉर हार्ड वर्किंग, नॉर वो ना ही वो हार्ड वर्किंग है, इसीलिए वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। ठीक है, ना तो वो इंटेलिजेंट है ना वो हार्ड वर्किंग है, इसी वजह से ही कुड नॉट प्रोग्रेस, सो प्रोग्रेस कर ही नहीं पाया कभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, he has gone to the cinema, he has gone dash to the cinema dash to his friend's house। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बोल सकते हो कि या तो वो अपने दोस्त से गया होगा या फिर सिनेमा गया होगा मूवी देखने, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ना तो वो अपने फ्रेंड के गया है ना तो वो सिनेमा देखने गया है। तो हमको चीज़ें क्या मिल रही हैं, ईदर और या नीदर नॉर। पढ़ के देखते हैं ऑप्शन कौन से सही बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं लिखा, दोनों ही तरीके से अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो सही बनेगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन दी ऑप्शंस। ईदर और
एक पेयर हमें सही मिलता है ईदर और का, नीदर नॉट जो गलत हो गया, नॉट ईदर जो भी गलत है, नन ऑफ द अबव भी गलत है। तो आपके पास सही ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन ए कि ही हैज़ गॉन, या तो सिनेमा या फिर अपने फ्रेंड के घर पे। ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी कई बारी अपने सही आंसर तक पहुंचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश कोहलीज फाइटिंग सेंचुरी, इंडिया लॉस्ट द मैच। कोहली ने एक सेंचुरी भी लगा दी, बावजूद इसके भी इंडिया हमारा जो था वो मैच हार गया। ठीक है, तो बावजूद इसके भी, यानी कोई काम आपने अच्छा कर भी लिया और फिर भी कोई आप एक्शन पॉजिटिव नहीं कर पाए, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो आपके पास दो चीज़ें बचती हैं, डिस्पाइट और इंस्पाइट। इसीलिए हम ऑल्दो और एज को हटा देंगे। अब बचता है इंस्पाइट और डिस्पाइट, किसको चूज़ करें। इंस्पाइट के लिए हमने आपको बताया था हमेशा इंस्पाइट के साथ में क्या आता है, ऑफ, या तो हमें ऑप्शन में मिल जाता, नहीं तो यहाँ पे हमें कहीं लिखा हुआ मिलता, इसीलिए ये एलिमिनेट हो गया। अब आपका ऑप्शन क्या बचता है, डिस्पाइट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं, डैश लीविंग द अक्यूज्ड ऑफर्ड, अच्छा, डैश लीविंग द अक्यूज्ड ऑफर्ड द विक्टिम अ ड्रिंक दैट वाज लेस्ड विथ सेडेटिव। डैश लीविंग द अक्यूज्ड ऑफर्ड द विक्टिम, जाने से पहले, छोड़ने से पहले की बात होगी, जब उसने कुछ काम से पहले उसने उसको कोई ऐसी ड्रिंक ऑफर की थी। तो अगेन एज वेन नहीं बनता, ड्यू टू नहीं बनता, बिफोर। बिफोर लिविंग एक्यूज्ड ऑफर्ड द विक्टिम, जाने से पहले या उस जगह को छोड़ने से पहले एक्यूज ने विक्टिम को एक ऐसी ड्रिंक ऑफर की थी जिसके अंदर कोई ना कोई सिडेटिव था। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाता है, बिफोर। जब भी कभी बिफोर अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो बिफोर के पहले हम क्या लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद आ जाता है सिंपल पास्ट। ठीक है, ऑफर्ड क्या है, ये सिंपल पास्ट है। बिफोर लिविंग द एक्यूज्ड, बिफोर लिविंग द एक्यूज्ड ऑफर्ड द विक्टिम अ ड्रिंक दैट वाज लेस्ड विथ सेडेटिव। तो ये आपने बिफोर को चूज। ही ट्राइड हार्ड डैश ही फेल्ड, कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ फेल भी हो गया, एक तरफ उसने कोशिश भी बहुत की थी। तो कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन कहाँ से दिख रहा है आपको, फॉर नहीं है, सिंस नहीं है, देन नहीं है, बट। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। ही ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड, वो फिर भी फेल हो गया। 2015 में टैक्स असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही लेफ्ट इन अ टैक्सी डैश ही गॉट द न्यूज़, जैसे ही उसे न्यूज़ मिली वो टैक्सी में निकल गया, जैसे ही, यानी कि एज सून एज। 31st क्वेश्चन कहता है, द रेगुलेशंस आर डैश वेरी प्रिसाइज एंड वेरी डिटेल्ड। एंड लगा दिया, मतलब कि वो दोनों ही थे, प्रिसाइज भी थे, डिटेल्ड भी थे, और दोनों के साथ में जब एंड लगाते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एंड का पेयर किससे बनता है, बोथ। तो आपके पास ऑप्शन क्या बच गया, सी। द रेगुलेशंस आर बोथ very precise and very detailed. You are both intelligent and sincere. आप दोनों हो, इंटेलिजेंट भी हो, सिंसियर भी हो। बोथ का मतलब तो क्वालिटी दोनों आपके अंदर हैं। ईदर और का मतलब वो या तो वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो बोथ का मतलब दोनों चीजें ही उसके अंदर समाहित है। ठीक है, डैश ही इज हैंडसम डैश ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट। JLO 2013 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, यानी कि उसके पास दोनों क्वालिटी है, हैंडसम भी है वो और ब्रिलियंट भी है। तो हम लिख सकते थे ही इज़ बोथ हैंडसम एंड ब्रिलियंट, पर एंड तब नहीं लिख रहे हैं हम, हमारे को एक कंजंक्शन का पेयर क्या मिल गया है, को रिलेटिव कंजंक्शन में से ऑल्सो। तो ऑल्सो हम किसके साथ लिखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो एंड ओनली खराब हो गया, बट वाला चीज़ पहले आती नहीं है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्सो तो यहाँ पे भी गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है, तो दो बार हम नहीं लगाएंगे। तो आपके पास क्या बन गया, नॉट ओनली ही इज़ हैंडसम बट ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट। देखो ये सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू होगा
और जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव टर्म से शुरू होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। नॉट ओनली इज ही हैंडसम, तो इन्वर्जन का केस क्या कहता है? नेगेटिव टर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो क्या ये इस स्ट्रक्चर को ये फॉलो करता है? हाँ जी, फॉलो करता है। नॉट ओनली आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नॉट ओनली आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, तो ये कैसा बन गया? इन्वर्जन का केस बन गया। कभी सेंटेंस में आपको बिगिनिंग में दिख जाए नो सूनर, वो भी इन्वर्जन का केस बन जाएगा। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ये सब भी क्या है? इन्वर्जन के केस में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? नेगेटिव टर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड आगे फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जुड़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज द पर्सन डैश आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये सेंटेंस का आंसर आप आराम से अपने आप कर सकते हो। JLO 2013 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। दिस इज द पर्सन डैश आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पर एक्शन करने वाला कौन है? आई, और एक्शन हो क्या रहा है? वॉज टॉकिंग, और किसके बारे में? इस पर्सन के बारे में। तो ये पर्सन क्या बन गया मेरे लिए? ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ से आपको ऑप्शन में से ऑब्जेक्टिव केस को पिक करना है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है आपके पास में? ऑप्शन बी, दिस इज द पर्सन whom आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ के आप देखना, हो सकता है कभी उन्होंने ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा पहले रख दिया होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला हिस्सा बाद में रखा होगा, पर अब आप इतने सीख चुके हो, इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हो, चीज़ें आपको आती हैं कि आप उसमें से आइडेंटिफाई कर सको कि यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी हो रही है। तो जो मेन वर्ब है उसको करने वाला सब्जेक्ट कौन है, और वो मेन वर्ब किसके ऊपर परफॉर्म की जा रही है, तो आप चीज़ें ईजिली समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पर है, डैश ही विल कम और नॉट इज़ अ बिग क्वेश्चन। और ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है अब आपके लिए, क्योंकि आपको पता है अगर सेंटेंस में और आता है, और के साथ में क्या आता है? ईदर और आता है, नहीं तो और एक चीज़ क्या आती है? वेदर, तो साथ में चीज़ और नॉट बन जाती है। खाली और होता है तो हम ईदर ले लेते हैं, और नॉट आ जाता है, जो हमने पढ़ा भी था, मैंने अपने लेक्चर्स में समझाया है। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के इस चीज़ को देखिए। कंजंक्शन के पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वेदर। अब देखिए आपके पास दो तरह के वेदर हैं, एक वेदर है और एक वेदर है। क्योंकि ये वेदर मौसम वाला हो जाता है तो ये हमको चूज़ नहीं करना है। वेदर, WHETHER, वेदर ही विल कम और नॉट इज़ अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या चूज़ करना है? ऑप्शन बी, वो आएगी या नहीं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। डैश ही वॉज वेरी टायर्ड, ही कंटिन्यूड टू सिट अप टू फिनिश द वर्क। ठीक है, ही कंटिन्यूड टू सिट अप टू फिनिश द वर्क, यानी कि यहाँ पर भी चीज़ें आपको कैसी दिख रही हैं? थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रही हैं। चीज़ें कैसी हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्शन में सेंटेंस चल रहा है। क्योंकि सेंटेंस का एक पार्ट तो हमें दिखता है कि वो बहुत टायर्ड था, दूसरा पार्ट हमें क्या दिखता है? वो कंटिन्यूसली बैठा रहा अपना काम पूरा करने के लिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन में आपको दो चीज़ें मिलती हैं, ऑल्दो भी मिलता है और दो भी मिलता है। अगर यहाँ पे ऑल्दो भी होता तो भी आप सेंटेंस पहचान जाते, और दो लिखा है तो आप वैसे ही अच्छे से पहचान, सॉरी दो लिखा होता तो भी आप पहचान जाते, ऑल्दो लिखा है तो बिल्कुल पहचान ही गए हो। ठीक है, व्हेनेवर नहीं है, हाउएवर नहीं, ऑब्वियसली तो बिल्कुल नहीं है, ऑब्वियसली तो है ही नहीं, है ना। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? आंसर बी, ऑल्दो ही इज़ वेरी टायर्ड, कॉमा के साथ आप लिख रहे हो ही कंटिन्यू टू सिट अप टू फिनिश द वर्क। ठीक है, कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है येट और बट के साथ, वो यहीं से चीज़ें घूम रही हैं, पर बट हम कभी चूज़ नहीं करते, हमारे पास क्या आ जाता है? फिर येट आ जाता है। वो जो एक बेसिक सा क्वेश्चन नहीं है, हाँ, वो ही इज़ वेरी पुअर बट ऑनेस्ट वाली चीज़, तो बट नहीं लिखेंगे हम, वहाँ पर क्या लिखेंगे? येट लिख देते हैं, दो ऑल्दो के साथ बन रहा होता है। तो नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डैश इज़ मैड और ही प्रिटेंड्स टू बी, या तो वो पागल है या वो ऐसा बनने की कोशिश करता है। JLO 2013 में एक क्वेश्चन आया था। अब यहाँ से आपको नीचे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं आपको और का पेयर डायरेक्ट मिल गया होगा, तो सही आंसर भी आपको मिल गया है। ईदर ही इज़ मैड, या तो वो सच में पागल है ही, और नहीं तो वो पागल बनने की
प्रिटेंड करता है, दिखाता है, दिखावा करता है ना। प्रिटेंड करने का मतलब दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 38, आई एम लर्निंग इंग्लिश डैश आई मे गेट अ बेटर जॉब। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ ताकि मुझे एक बेटर जॉब मिल सके। ताकि कहाँ से आया, सो दैट। तो यहाँ पर सो दैट को हम क्या लिख रहे हैं, ताकि। ये हमने जब पढ़ रहे थे तो भी ताकि के साथ में पढ़ा था, सो दैट आई एम लर्निंग इंग्लिश ताकि आई मे गेट अ बेटर जॉब। आई एम लर्निंग इंग्लिश सो दैट आई मे गेट अ बेटर जॉब। इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, शी लाइक्स नीदर फिजिक्स। ऑब्वियस सी बात है, आपको भिड़ते ही नेगेटिव मिल गया है। नीदर के साथ आप क्या चूज करते हो, नॉर चूज करते हो। माय मिस्टेक, जो मैंने यहाँ पे गलती से और लिख दिया, मुझे यहाँ पे नॉर लिखना चाहिए था, या तो मैं यहाँ पे नॉर करती या कहीं पे भी कुछ नॉर कर देती तो चल जाता, पर यहाँ पर आपको सही ऑप्शन क्या चूज करना है, नॉर। वट एवर ऑप्शंस दे आर, आपको सही चूज क्या करना है, नॉर, क्योंकि नीदर के साथ नॉर का ही टर्म सही बैठता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज इट से, ही ट्राइड डैश डिड नॉट सक्सीड। देखो ऐसा कि ये क्वेश्चन आया है पोस्ट ऑफिस 2014 में, और ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था टैक्स असिस्टेंट का जब 2015 का पेपर आया था। ही ट्राइड बट ही फेल्ड, तो सेम चीज़ आ जाएगी, बट डिड नॉट सक्सीड। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चंस एक जैसे पैटर्न पे रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने कोशिश करी कि जितने भी सारे क्वेश्चंस हुए थे कंजंक्शन से या लिंकिंग डिवाइस से रिलेटेड, वो सब मैंने कंपाइल करके इकट्ठे प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है आपसे, आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम डैश आई सॉ हिम। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम डैश आई सॉ हिम। मैंने आपको बताया था हार्डली के साथ आप क्या लेते हो, व्हेन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हेन। और अब आप बाकी हिसाब से अगर ऑप्शंस को रख के पढ़ के भी देखो तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। एंड हम ले नहीं रहे हैं, आफ्टर और बट यहाँ पे आ नहीं रहा। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे बड़ी मुश्किल से रिकॉग्नाइज कर पाई थी, है ना। तो जब, वैसे भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये टाइम का एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 42, आई विल कम टुडे डैश इट डजंट रेन। बरसात का सीज़न चल ही रहा है, मैं आऊँगी लेकिन अगर बरसात नहीं हुई तो जो हम बोलते हैं ना अगर बरसात नहीं हुई तो, वो अगर क्या है, वो ऑप्शन ए है, इफ़। आई विल कम टुडे इफ़ इट डजंट रेन। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इफ़। 43 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहता है, यू मेक डैश अ टेबल और चेयर। और आते ही दिमाग में आपके अपने आप ईदर आ जाना चाहिए। यू मेक ईदर अ टेबल और चेयर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में धीरे धीरे, इवन ऐसा मान के चलो अगर आप इन क्वेश्चंस के अलावा 50 क्वेश्चन और कर लेते हो तो आपका कंजंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मेरे ख्याल से उनके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो दीज आर ऑलमोस्ट 45-46 क्वेश्चंस। इनके बाद में अगर आप और भी 50 क्वेश्चन कर लेते हो तो आई कैन बेट यू कि आपके कंजंक्शन में, लिंकिंग डिवाइस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है आपसे, देखिए ये LDC कोर्ट, जयपुर का जो कोर्ट है, ये हाई कोर्ट LDC वगैरह के एग्जाम लगते हैं, उसमें 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। विल यू लाइक टू हैव सम हॉट डैश कोल्ड। आपके सामने चॉइस रख रहे हैं, गरम या ठंडा, क्या लोगे, ठंडा या गरम, या किसके लगाते हैं, और के लिए। ध्यान रखना, और तो अकेला हम काम में ले लेते हैं, है ना, और को हम अकेला काम में ले लेते हैं, नीदर जनरली काम में नहीं आता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। बट नहीं होता, ईदर अकेला काम में आता नहीं है अभी, ईदर ऑफ को हम काम में लेते हैं। ठीक है, नॉट को हम काम में यहाँ पे लेंगे नहीं, नेगेटिव सेंटेंस आ नहीं रहा, तो आपके पास ऑप्शन डी बचा। 45 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, डैश इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जैसा देश वैसा भेस। उसी कहावत को इंग्लिश में कहा गया है, अगर रोम में हो तो रोम जैसी हरकतें करो, रोम जैसे काम करो। इंग्लैंड गए हो इंग्लैंड, जापान गए हो जापान, कोरिया गए हो कोरिया, हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तानी बन के रहो। तो रोम क्या है, रोम एक जगह है, यानी कि एक प्लेस है। तो आपको इन ऑप्शंस में से प्लेस वाला वर्ड या एडवर्ब कौन सा नजर आता है, प्लेस वाला वर्ड हमें नजर आता है वेयर। तो एक बार वेयर को लग के देखो, आप क्या बोल सकते हो, वेयर इन रोम।
तो यहाँ पर ये प्लेस के हिसाब से ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगेगा? देखो मैं सीधा भी आपको आंसर बता सकती थी, है ना, पर मैं आपको दो तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है हमारे दिमाग में दोनों चीज़ें आए। अगर ये दोनों चीज़ें दिमाग में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सही ऑप्शन पर, सही आंसर पर जल्दी और कंफर्म तरीके से पहुँचोगे, है ना। तो रोम वैसे तो प्लेस है, जगह है, लेकिन जगह वाला एडवर्ब यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे? जब। अब हम किसको रेफर कर रहे हैं? टाइम को रेफर कर रहे हैं। भाई जब आप रोम में हो तो रोमन्स की जैसे करो, और जब आप पहुंच गए हो कोरिया तो कोरियंस की जैसे बिहेव करो, और जब आप आ गए हो इंडिया तो जब मतलब अब ये टाइम पे जा रहा है, जहाँ नहीं जा रहा, अब ये जब। जहाँ और जब में डिफरेंस है, और वही डिफरेंस है जो वेयर और व्हेन में है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, व्हेन, क्योंकि ये रेफरेंस टाइम का दे रहा है। रोम पढ़ते ही जगह को सोच के आप वेयर मत कर देना। यू ऑलवेज हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46। ये देखिए RJS प्री 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेलेक्ट द सेंटेंस विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल है, जिस सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम में लिया गया है, वो सेंटेंस आपको चूज करना है। ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल। ये कैसा है? सबऑर्डिनेटिंग जैसा है। ही इज स्लो बट he is honest. Ram will go if Hari goes. A book is a book although there is nothing in it. तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये जो बट है ना, ये बट होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, याद करो, वीडियो में जाके देखो, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो ज़रूर दिखेगा, और उस वीडियो को देखो, फिर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 ये कहता है कि अब आपको सेलेक्ट करना है एक ऐसा सेंटेंस जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ में लिखा गया है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। मैंने आपको दोनों तरह के कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स और अलग अलग लिस्ट बना के दी हुई है कि ये वाले कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग में आएंगे, ये वाले कोऑर्डिनेटिंग में आएंगे, एक में 11 आते हैं। पूरी चीज़ वीडियोस के अंदर है। प्लीज़, अब एग्ज़ाम का एकदम हाई टाइम चल रहा है, 2-2 3-3 बार वीडियोस को सुनते जाइए, आपको सारी चीज़ें वीडियो में मिलेगी। बहुत मेहनत करके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए, क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाए हैं। आप उन्हें 1-1 2-2 बार फिर से सुनिए और आपको सारी चीज़ें रिकॉल होंगी। यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो है बिकॉज। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, हॉर्सेज ने एंड कैट्स म्यू, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई वॉज एनॉयड स्टिल बट, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। देखिए यहाँ पे जो बट आया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, बट हमने क्या लिया है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिया है। और यहाँ पे बट या स्टिल का जैसा ही होता है बट भी, तो हमने इसको यहाँ पे चूज़ नहीं किया, बट यहाँ पे आ गया। तो देखिए आपके दोनों सेंटेंस तो एलिमिनेट हो गए, एंड भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? बिकॉज। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। इसी के साथ ये 47 क्वेश्चंस की हमने एक सीरीज़ ख़त्म की है। ये 47 क्वेश्चंस, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को ढूंढकर तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं जिनके अंदर इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो RPSC ने अपने लेवल पे लिए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तो हेयर वी हैव डन अ सीरीज़ ऑफ 47 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पे क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है कि जब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिस्कस करना है, क्योंकि टॉपिक्स हमारे ऑलमोस्ट सारे पूरे हो चुके हैं, ग्रामेटिकल और नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक्स। जी हाँ, मैंने लिटरेचर के भी टॉपिक सारे कवर कर दिए हैं। अब हमें काम करना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर। ठीक है, बने रहिए आपके अपने चैनल से जिसका नाम है एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। आपका जो भरोसा है, जो आपका ट्रस्ट, फेथ डेवलप आपने किया हुआ है इस चैनल पे, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सारे की सारी चीज़ें ऑथेंटिक और बहुत रिसोर्सफुल चीज़ें आपको लाके प्रेजेंट करूँ, सो दैट आपको बहुत सारी जगह पे नहीं भटकना पड़े। इसी वजह से वीडियोस थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन
वो पूरे आपके कोर्स कंटेंट को, एग्जामिनेशन बॉडी को, एग्जामिनेशन पैटर्न को ध्यान में रखकर चीज़ें बनाई गई हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते।